8. वैसे तो हम 21वीं सदी के 23वें साल में पहुंच चुके हैं। इंडिया ने ऑलमोस्ट हर डोमेन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको लेकर टैबू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड सेक्स इज वन सच सब्जेक्ट। एडुकेशन और अवेयरनेस में इमेंस एडवांसमेंट के बावजूद भी सेक्सुअल मैटर्स को खुले तौर पर हम आज भी फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि देश में रेप्स, टीनेज प्रेगनेंसीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज के रोजाना हजारों मामले सामने आते रहते हैं। और ये कहानी है नागपुर के ऐसी ही एक टीनेजर की। ये कहानी है तारा की, दम घुटने वाले सन्नाटे में फंसी तारा की। तारा के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार खुद तारा तो थी ही, लेकिन साथ में वो सोसाइटी भी थी जो सेक्स एजुकेशन के नाम पर आज भी स्कूल्स में लड़के लड़कियों को अलग बैठाकर पीपीटीज दिखाती है। वो सोसाइटी जो सेक्स से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ओपन कन्वर्सेशंस करने को होर, आवारा, बच्चलन जैसे टैग्स दे देती है। तारा महज 14 साल की थी जब वो इंस्टाग्राम पर नागपुर के ही रहने वाले राहुल से मिली। तारा के घर पर किसी को भी नहीं पता था कि वो इंस्टाग्राम पर भी है और लड़कों से बात करती है। इस बात की भनक अगर उसकी मम्मी को लग जाती तो शायद तारा का स्कूल भी छुड़वा दिया जाता। तारा को गर्ल्स स्कूल भी इसलिए भेजा गया था ताकि वो लड़कों के साथ जीरो कॉन्टैक्ट्स बना सके। बचपन से लेकर आज तक तारा को एक ही बात सिखाई गई थी, तुझे लड़कों से दूर रहना है। ट्यूशन में अगर कोई लड़का तंग करे तो तुरंत घर पे आके बताना। आज स्कूल से लेट क्यों आई? किसी लड़के के साथ तो नहीं घूम रही थी? राहुल वॉज ताराज फर्स्ट बॉयफ्रेंड। दोनों ने इंस्टाग्राम डीएम्स में ही एक दूसरे को प्रपोज किया और वहाँ से उनके रिलेशनशिप का आगाज हो गया। 2-3 महीने फ़ोन कॉल्स और चैट्स पर बात करने के बाद राहुल और तारा ने चुपके चुपके बाहर मिलना शुरू किया। तारा यूज्ड टू स्किप ट्यूशन क्लासेस टू मीट राहुल। तारा के माँ बाप को भी उनकी तारा को दी गई परवरिश पर बहुत ज़्यादा गर्व था। माँ, आज मेरी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे आने में लेट होगा थोड़ा। हाँ ठीक है। सुनो, इसकी रोज एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जरा ध्यान दो। ये रोज रोज कौन सी क्लासेस हो रही हैं? अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैंने सब पता कर लिया है और हमारी तारा हमसे झूठ नहीं बोलेगी। जब राहुल ने पहली बार तारा से सेक्स की बात करी तो मानो तारा को सांप सूंघ गया हो। घर लौटकर तारा ने इंटरनेट पर सेक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए। हाउ टू बिहेव व्हेन योर बॉयफ्रेंड आस्क्स यू टू हैव सेक्स विथ यू, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल हैविंग सेक्स। राहुल के साथ नेक्स्ट मीटिंग्स के दौरान उसे लगा था कि शायद सेक्स से रिलेटेड बातें राहुल करना बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल आए दिन तारा को सेक्स करने के लिए फोर्स करता था। कुछ दिन तारा के डॉज करने के बाद फाइनली दोनों ने सेक्स करने का डिसाइड कर लिया। राहुल ने नागपुर के ही एक दूर दराज इलाके में एक होटल बुक किया जहां दोनों पहुंचे तो, लेकिन शी वॉज स्टिल डाइसी अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन। तारा और राहुल दोनों ही अंडर एज थे और दोनों पहली बार ही सेक्स कर रहे थे। जब तारा ने राहुल से कॉन्डम पहनने को बोला तो राहुल ने रियलाइज किया कि कॉन्डम तो उसके पास है ही नहीं। राहुल ने इस सिचुएशन का कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, बट तारा को अभी भी लग रहा था कि उसे होटल से बाहर निकल जाना चाहिए। तारा ने कई बार राहुल से वापस जाने की बात कही, लेकिन ही वॉज एडमेंट ऑन हैविंग सेक्स विथ हर। कंसेंशुअली और नॉट, बट राहुल एंड तारा हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उस रात तारा जब घर पहुंची तो उसे राहुल के इस बिहेवियर को लेकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती थी। घर पर अपनी माँ से कुछ भी बताती तो शायद उसे घर से निकाल दिया जाता। स्कूल में भी उसे डर था कि उसकी फ्रेंड्स उसे इस बात को लेकर बहुत जज करेंगे। तारा को भी ये लग रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा सोच रही है। हर कोई सेक्स करता है तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? और राहुल तो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तो चाहेगा ही मेरे साथ सेक्स करना।
हाँ, अगली बार से मैं उसे बोल दूंगी कि कॉन्डम के बगैर हम सेक्स नहीं करेंगे। तारा और राहुल की रिलेशनशिप अगले 1-2 महीने तक स्मूथ जा रही थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश थे। दोनों स्कूल और ट्यूशंस बंक करके होटल्स में मिलने भी लगे थे। लेकिन फिर तारा स्टार्टेड टू मिस हर पीरियड्स। तारा का 15th बर्थडे के दिन राहुल ने उसके लिए एक स्पेशल डेट प्लान की, बट उसी दिन तारा ने अपनी कंसर्न राहुल से शेयर की। पिछले 2 महीने से उसके पीरियड्स मिस हुए थे। उसने राहुल को ये भी बताया कि उसे हर वक्त नौजिया जैसी फीलिंग बनी रहती है, थकान रहने लगी है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन राहुल ने उसकी बातों को सिर्फ वहम बता दिया। तारा हैड ऑल्सो स्टार्टेड टू फील अ चेंज इन हर बॉडी। उसके कपड़े उसे टाइट होने लगे थे। शी कुड ऑल्सो फील एन इंक्रीज इन साइज ऑफ हर बेली। लगभग 4 महीने के बाद तारा ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाए और मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी और जाकर टेस्ट किया। टेस्ट रिजल्ट्स केम पॉजिटिव और तारा उस रिजल्ट से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। महीनों से उसकी बॉडी में हो रहे चेंजेस के चलते उसे कहीं ना कहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तारा की परेशानियां अब बढ़ चुकी थीं। दिस वॉज हर वर्स्ट नाइटमेयर। पेरेंट्स को अगर पता चला तो वो शायद तारा की जान ही ले लेते। बाहर किसी को पता चला तो उसकी फैमिली की पूरी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। स्कूल में अगर किसी को बताया तो कहीं उसे स्कूल से ही ना निकाल दिया जाए। लेकिन तारा को एक होप थी कि राहुल तो उसके साथ है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी राहुल तारा की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया। जब तारा ने राहुल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो राहुल ने तारा से साफ इनकार कर दिया कि उसका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। लिसन, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। पता नहीं तुम और कितने लड़कों से मिल रही थी और मुझे कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात तक नहीं करती हूँ, सेक्स तो दूर की बात है। ये नाटक ना मेरे पास आके मत करो, और आज के बाद ना ही मुझे कॉल करने की जरूरत है और ना ही मिलने की। वी आर डन। तारा वॉज होपलेस। अबॉर्शन कराने का मतलब भी यही था कि सबको पता चल जाता। तारा के पास अपनी प्रेगनेंसी को छिपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स हो चुके थे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जा रही थी। तारा ने बेबी बम्प को छिपाने के लिए अपने से डबल साइज के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसकी तबीयत भी अब आए दिन खराब रहने लगी थी। लेकिन तारा ने अपनी तबीयत खराब के बारे में भी घर पर किसी को पता नहीं लगने दिया। वो स्कूल में भी चुपचाप अकेले बैठी रहती थी। डर बस इसी बात का था कि किसी को उसकी प्रेगनेंसी का शक ना हो जाए। घर लौटकर भी खुद को रूम में लॉक कर लेती थी और जब माँ पूछती थी कि क्या हुआ है तो कुछ बहाना बनाकर घर वालों के सामने भी कम से कम आती थी। लेकिन एक दिन तारा की माँ ने उससे पूछ ही लिया। दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, देख कितनी मोटी हो गई है। तारा, इसी उम्र में तेरा पेट भी कितना निकल आया है, तो ठीक तो है ना? मैंने बताया था ना आपको गैस की प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको मैं मोटी लग रही हूँ। आपने जो दवाई दी थी वो भी काम नहीं कर रही है मम्मी, तो चल डॉक्टर को दिखाते हैं। पेट की बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, क्या पता कोई और सीरियस बात हो। नहीं माँ, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। उस दिन तो तारा जैसे तैसे बच गई, लेकिन तारा को भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई परमानेंट सोल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना था। तारा को ये भी डर लग रहा था कि जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब वो क्या करेगी। जैसे अभी तक तारा की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ह्यूमन से नहीं बट इंटरनेट पर मिला था, शी वॉज श्योर कि डिलीवरी करने का तरीका भी उसको इंटरनेट पर मिल ही जाएगा। तारा ने रिसर्च करना शुरू भी किया, लेकिन खुद से बच्चे डिलीवरी करने के सॉल्यूशंस इंटरनेट पर भी वार्निंग साइंस के साथ आ रहे थे। तारा वॉज फाइनली 9 months into her pregnancy and was heavily pregnant with her child. राहुल ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और किसी भी दिन उसकी डिलीवरी हो सकती थी। उसे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। उसके पेरेंट्स कंसर्न्ड भी थे, लेकिन तारा पेरेंट्स के सामने खुद को एकदम परफेक्टली प्रेजेंट करती थी। तारा की प्रेगनेंसी के 9 months पूरे हो चुके थे और इंटरनेट पर मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब उसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। 2 मार्च 2023 की सुबह से ही तारा को लेबर पेन और कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गए थे।
उसके घर वाले उसी दिन एक रिलेटिव की शादी के लिए अमरावती निकल रहे थे। तारा की तबीयत खराब की वजह से उन्होंने उसको घर पे ही छोड़ दिया और आराम करने को बोला। तारा के पास बस यही मौका था अपनी डिलीवरी करने का। With no doctor or nurse by her side, she finally decided to deliver her baby in the bathroom. तारा ने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे और प्रोसेस की शुरुआत की, लेकिन जितना आसान उसे ये काम लग रहा था उतना आसान था नहीं। वो दर्द से रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। YouTube वीडियो की ही मदद से उसने फाइनली अपने बेबी को डिलीवर किया। इट वॉज अ गर्ल। तारा का अगला स्टेप था अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना। तारा को बाथरूम में लगभग 1.5 घंटे हो चुके थे एंड द सीन वॉज नो लेस देन अ ब्लड बाथ। शी वॉज स्वेटिंग, ब्लीडिंग एंड वॉट नॉट। इससे पहले उसके पेरेंट्स घर वापस आते, तारा को किसी न किसी तरह से इस बच्चे से छुटकारा पाना था। उसने बगल में पड़ी बाथरूम सिजर्स का इस्तेमाल करके ही अपनी बच्ची को खुद से अलग किया और अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया। तारा को रियलिटी तब हिट हुई जब उसने अपनी बच्ची को जमीन पर खून में लिपटे हुए रोता देखा। प्रेगनेंसी तो किसी न किसी तरह उसने छुपा ली थी, लेकिन वो अब इस बच्चे को कैसे छिपाती? ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया? ये सारे सवाल उसे एक भयानक सपने जैसे लग रहे थे। तारा के पास अब बस एक ही रास्ता था, या तो खुद को ख़त्म कर लेने का या फिर उस बच्ची को। माँ बाप का डर, समाज के ताने, स्कूल से रेस्ट्रिक्शन से बचने के लिए उस दिन तारा ने वो कर दिया जो शायद उसने कभी सोचा भी ना था। तारा ने एक रस्सी की मदद से बच्ची का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। इस माँ ने बहुत ही बेरहमी से तब तक बच्ची का गला घोंटा जब तक उसने सांस लेना बंद नहीं कर दिया। सबसे पहले उसने पूरे बाथरूम को साफ किया और उसके बाद एक कार्डबोर्ड बॉक्स में बच्ची की लाश को छिपा दिया। पर ये 15 साल की तारा इस मर्डर को अंजाम देने के बाद भी कहाँ जाती? उसने रियलाइज कर लिया था कि शी हैज़ कमिटेड अ मर्डर। 9 महीने इतने बड़े सच को सबसे छिपाने के बाद अब तारा के पास कोई दूसरा एस्केप नहीं था। जब माँ रात में घर लौटी तो तारा की हालत देखकर वो समझ गई कि उनके घर में कुछ तो ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं है। उसने शुरू से लेकर अब तक जो भी हुआ सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। बच्चे की बॉडी कुछ ही घंटों में पुलिस की कस्टडी में चली गई, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तारा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इंडियन पीनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर तारा और राहुल दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और तारा को मेंटल हेल्प के लिए एक इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया गया। तारा आज भी वहीं पर है और हर महीने होने वाली कोर्ट हियरिंग्स में खुद को सज़ा मिलने का इंतज़ार कर रही है। तारा के साथ जो भी हुआ वो शायद ना होता अगर स्कूल में तारा को सही सेक्स एजुकेशन मिली होती, अगर उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ने उस पर इतनी पाबंदियां ना लगाई होती और उसके आसपास के लोगों ने सेक्स जैसी चीज़ को इतना बड़ा टैबू ना बनाया होता। हमारे आसपास भी ना जाने और ऐसी कितनी तारा होंगी जिन्हें कंसेंट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा और वो भी तारा ही की तरह हेल्प मांगने से भी डरती होंगी। लेकिन कब तक हम ऐसी हजारों तारा को हैवान बनने देंगे? कब तक हम ऐसी हजारों मासूम जानों को यूं ही कुर्बान होने देंगे? बॉलीवुड फिल्में हमेशा से हमारे दिमाग में कई तरह की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें जगा देती हैं। खासकर जब बात प्यार की आती है तो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस भी बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं और इंस्पिरेशन भी। लेकिन अगर यही बॉलीवुड फिल्में किसी के लिए मर्डर करने की इंस्पिरेशन बन जाएं तो? हिंदी सिनेमा में क्राइम थ्रिलर्स को हमेशा से अलग अलग और कई बार काफ़ी गंभीर तरीके से दर्शाया जाता है। डॉन से लेकर आर्टिकल 15 तक
हमने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनकी कहानी काल्पनिक लगती है, लेकिन वो है सच्ची घटनाओं पर आधारित। पर अगर कोई इन्हीं काल्पनिक कहानियों को उठाकर सच में कोई सच्ची घटना कर दे तो समझ जाइए कि मामला हाथ से निकल चुका है। कुछ ऐसी ही कहानी है सूरत की रहने वाली नैना मांडवी की। नैना ने सिंघम फिल्म देखकर अपने बच्चे को मारने का प्लान बना लिया और इस प्लान को अपने अंजाम तक भी पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव की रहने वाली नैना की शादी कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के ही एक आदमी से होती है। नैना ने उससे लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये लव टॉक्सिक बनता चला गया। नैना का पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था, लेकिन नैना के पास उसके साथ रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शादी के 1 साल के अंदर ही नैना प्रेग्नेंट हो गई। उसका पति एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। शाम को घर आने के बाद शराब के नशे में धुत नैना का पति प्रेगनेंसी की हालत में भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता और फिर उसकी पिटाई करता। हद तो तब हो गई जब एक दिन नैना ने उसकी शराब की लत को लेकर उसको काफी खरी खोटी सुनाई और गुस्से में आकर उसने शराब की बोतल नैना के सर पर ही फोड़ डाली। खून से लिसी नैना को बचाने वाला कोई नहीं था। वो अपने साड़ी के पल्लू को सर पर लपेटकर एक कोने में ही सिसकती रही। लेकिन उस दिन उसे एक बात का यकीन हो गया कि वो अपने होने वाले बच्चे को ऐसी घटिया जिंदगी नहीं देने वाली थी। उसे अब इस जगह से बाहर निकलना था। नैना का अपने पति के लिए प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो उसके साथ भी सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए थी। कुछ महीनों बाद नैना को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने भोंदू रखा। भोंदू? ये कैसा नाम है? बिल्कुल अपने भोंदू बाप पर गया है, इसलिए तो ये मेरा भोंदू है। लेकिन अपने भोंदू को मैं इसके बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलने दूंगी। इसको वो प्यार दूंगी जो इसकी माँ को कभी नहीं मिल पाया। भोंदू का नाम बदलकर उसके पिता ने वीर रख दिया। वीर को बाहर घुमाने ले जाना, वीर के साथ हर वक्त खेलते रहना। नैना ने वीर के पैदा होने के बाद कुछ ऐसे बदलाव अपने पति में देखे और ये सब देखकर उसके मन में कई तरह के इमोशंस उभरते थे। वीर अपने पापा के ज़्यादा करीब आता जा रहा था। इस बात की जलन नैना को कांटे डाल रही थी। जलन इस बात की भी थी कि नैना के पति ने इतना प्यार कभी नैना को नहीं दिया। नैना के लिए कई इमोशन से एक साथ डील कर पाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था और इसी दौरान उसने घर से भागने का फैसला लिया। नैना, वीर और अपनी माँ के साथ स्टेशन पर जो भी पहली ट्रेन आई उसमें बैठ गई। सुबह आँख खुली तो सामने सूरत स्टेशन दिखा। वो बगैर कुछ सोचे समझे अपनी माँ और बच्चे के साथ वहीं उतर गई। छत्तीसगढ़ से कोसों दूर, भाषा भी बिल्कुल अलग। नैना को शुरू के कुछ घंटे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने ही देश में है या परदेश में। बटुए में जो भी पैसे लेकर निकली थी वो खाने पीने में निकले जा रहे थे। ना ही उसके पास कोई नौकरी थी और ना ही कोई घर का ठिकाना। नैना की माँ भी बीमार रहती थी। माँ की ऐसी हालत देखकर 2 दिन उन्होंने स्टेशन पर ही गुजारे। लेकिन कब तक वो यूं ही स्टेशन पर बैठे रहते। नैना अपनी माँ को स्टेशन पर ही छोड़ किसी नौकरी की तलाश में बाहर निकल पड़ी। आसपास मौजूद कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम भी मांगा, लेकिन कहीं से कोई काम नहीं मिला। 2 दिन लगातार काम ढूंढने के बाद नैना को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात हुई संजू से। संजू सूरत के लेक सिटी रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में मजदूरी करता था। बातों बातों में पता चलता है कि संजू भी छत्तीसगढ़ का है और इसी के साथ उसने नैना को भी काम दिलवाने का हर जुगाड़ लगा डाला। प्रोजेक्ट के ठेकेदार से कई बार मिन्नतें करने के बाद वो भी नैना को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। साइट पर कोई बच्चा नहीं आएगा। लेकिन साहब, मेरा तो दूध पीता बच्चा है, मैं कैसे उसको छोड़ के आऊंगी और कहाँ छोड़ के आऊंगी? साहब थोड़ा देख लो ना, यही साइट पर ही इस बेचारी को रहने की जगह दे दो। एक बूढ़ी माँ भी है इसकी, कहाँ घर ढूंढेगी बेचारी। ठीक है, सिर्फ तेरे कहने पे देता हूँ, लेकिन कोई चोरी चकारी नहीं, समझी?
कई दिन की मशक्कत के बाद नैना के पास फाइनली एक घर होता है। हालांकि घर के नाम पर सिर्फ आधी अधूरी खुदी हुई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक चारपाई थी, जिस पर नैना अपनी माँ और बच्चे को सुलाती थी। एक बार इस छोटी चारपाई से बच्चा पलट के नीचे गिर गया, जिसके बाद उसने अपनी माँ को भी जमकर खरी खोटी सुनाई, अपने बच्चे से नैना जो प्यार ही इतना करती थी। कुछ महीने के अंदर ही नैना और संजू की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। नैना अक्सर शाम में जल्दी काम खत्म कर संजू की चौल में ही खाना खाने चली जाया करती थी। दोनों साथ में बैठते, बातें करते और टीवी पर फिल्में देखते। धीरे धीरे ये बातें कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब नैना ने रातें भी संजू के घर में गुजारना शुरू कर दी थी। अपनी माँ और वीर को खाना खिलाकर सुलाकर वो यहीं आ जाया करती थी, लेकिन हाँ, ध्यान उसका वीर में ही लगा रहता था। संजू से नैना को वो प्यार मिल रहा था जो वो हमेशा से अपने पति में ढूंढती थी, लेकिन संजू का प्यार भी शर्तों के साथ आता था। देख ले नैना, या तो तेरा बच्चा या फिर मैं, तुझे जल्द ही किसी एक को चुनना होगा। आखिर तुझे मेरे बच्चे से क्या दिक्कत है? उसका नाम सुनते ही तेरा मुंह बन जाता है। वो भोंदू मुझे तेरी पति की याद दिलाता है। ऐसा लगता है मानो तू अभी भी उसी से प्यार करती है। संजू को डर था कि कहीं अपने पहले पति की तरह वो इस बार भी अपने बच्चे के लिए उसे छोड़ के चली जाए। इधर नैना भी संजू को अपना प्यार साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। बात अब शादी तक भी पहुंच गई थी। संजू और नैना दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में थी वीर नाम की दीवार। संजू ने उसे वीर के साथ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। नैना, जो अब तक अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती थी, वो अब संजू के लिए अपना बच्चा तक त्यागने को तैयार थी। लेकिन बच्चा आखिर कहाँ जाता? किसको देती वो अपना बच्चा? और तभी नैना को दृश्यम नाम की एक फिल्म का ख्याल आया। नैना ने फिल्म संजू के साथ ही पहली बार देखी थी और दूसरी बार अपने बच्चे के मर्डर को प्लान करने के लिए दृश्यम को दोबारा देखना शुरू किया। दृश्यम के मुताबिक अगर बच्चे की बॉडी का कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो पुलिस किसी को भी पकड़ नहीं सकती। नैना को अब पता था कि उसे क्या करना है। 27 जून की शाम डिंडौली पुलिस स्टेशन में वो एक FIR लिखवाती है कि उसका बच्चा खो गया है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग ना मिलने पर उन्होंने भी पूछताछ करना छोड़ दिया। लेकिन इस बीच नैना ने जिस दरिंदगी को अंजाम दिया था, उसे खुद ही उसका अंदाजा हो गया था। उसने पुलिस के पास खुद ही अपने बच्चे को जान से मार देने की बात कबूल ली। जब पुलिस ने बॉडी का पता पूछा तो उसने बताया कि उसने साइट के पीछे एक बंजर जमीन में गड्ढा खोदकर बच्चे को गाड़ दिया है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ना ही कोई गड्ढा मिला और ना ही कोई बॉडी। पर अब पुलिस भी नैना के साथ सख्त हो चुकी थी। एक दिन चली पूछताछ के बाद उसने कबूला कि उसने बच्चे का गला घोंटकर उसका दम निकाल दिया और उसके बाद लाश को लिफ्ट के नीचे पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक दिया। नैना को कस्टडी में तो ले लिया गया, लेकिन उसके इस हरकत ने उससे सारा कुछ छीन लिया था। प्यार की भूखी नैना ने प्यार पाने के लिए अपने बच्चे को ही रास्ते का पत्थर समझकर हटा दिया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला, जो उससे प्यार करते थे वो और दूर चले गए एंड शी वॉज लेफ्ट विथ नथिंग बट गिल्ट। हैदराबाद में रहने वाली सायरा बेगम अपने परिवार के साथ दिल्ली आती है। शायद एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने की उम्मीद उसे भी हजारों लाखों लोगों की तरह दिल्ली शहर खींच लाई थी। दिल्ली शहर ने ना जाने कितने ऐसे लोगों को पनाह दिया है। कई लोग इस शहर में अपना गुजारा करने और काम की तलाश में अपने घर गांव को छोड़ आए हैं। उन्हीं जैसे लोगों की तरह सायरा भी हैदराबाद छोड़कर दिल्ली चली आई थी। सायरा दिल्ली तो पहुंच गई थी,
मगर उसके हाथों निराशा के सिवाय अब तक कुछ और नहीं मिला था। और एक दिन उसकी किस्मत उसे दिल्ली की इनफेमस जगह जीटीबी नगर ले आई। जीटीबी नगर दिल्ली के रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है। सायरा ने और कोई ऑप्शन ना देख अपने आप को इस बदनाम जगह के नाम कर दिया। सायरा बेगम ने सेक्स वर्कर का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका धंधा निकल पड़ा, मगर पुलिस के एक रेड में वो पकड़ी गई। मगर सायरा को कानून अब कहाँ रोक सकता था। सायरा ने अपने अंदर की भोली भाली मासूम लड़की को बहुत पहले ही मार दिया था। उसने अच्छे से कानून को चकमा देना और अपने काले धंधे को बरकरार रखने का सारा हुनर सीख लिया था। कुछ दिन सेक्स वर्कर के रूप में काम करने के बाद सायरा बेगम ने 1990 में अपने धंधे को आगे बढ़ाने का सोचा और यहाँ से शुरू हुई उसके काले धंधे के खौफनाक खेल की शुरुआत। जिस तरह उसने अपनी मासूमियत का गला घोंटा था, ठीक उसी तरह उसने नाबालिग लड़कियों के मासूमियत का गला घोंटना शुरू कर दिया। जिस कोठे से उसने अपने जिस्म के धंधे की शुरुआत की थी, उस धंधे में जिस्मों की कारोबारी सायरा ने करना शुरू कर दिया था। जिस्म का व्यापार और सेक्स के लिए लड़कियों का अपहरण काले धंधों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और इस काम को बखूबी से अंजाम देना सायरा ने सीख लिया था। ना जाने कितनी लड़कियां इस औरत के नापाक इरादों का शिकार हो चुकी थीं और कितनी होने वाली थीं। इस धंधे के दौरान सायरा बेगम की मुलाकात अफाक हुसैन नाम के एक शख्स से हुई, जो खुद भी बाकी बेरोजगारों की तरह मुरादाबाद से दिल्ली आ पहुंचा था। काफी दिनों तक वो यूं ही इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा, मगर उसकी भी किस्मत कुछ सायरा बेगम जैसे ही निकली। हाथ उसके बस निराशा ही आई और ना ही उसे कोई उम्मीद बाकी थी। शायद उसकी किस्मत में भी दिल्ली की बदनाम गलियों में आना लिखा था, जहां काले धंधे से लिसी सायरा की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। 1999 में आखिरकार दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होती है और अफाक सायरा की जिंदगी देख के पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। ओ भाई, ये काले धंधे करके तू ऐसे ऐशो वाली जिंदगी जी रही है? अबे क्या मतलब है तेरा? क्या काला धंधा लगा रखा है? कम खून पसीने लगाए मैंने इसमें। पता है कितनी मगजमारी होती है। साला टारगेट ढूंढो, बहलाओ फुसलाओ, अपने पे यकीन दिलाओ, बहनचोद उनका फिर यकीन जीतो, फिर उनको लेकर पुलिस कर्मचारी से बचते हुए आओ, तब जाके उनको कोठे पे लाकर पटक दो और बदले में 1-2 लाख ले जाओ, और इसके बाद रास्ते भर उनका रंडी रोना अलग से सुनो। हाँ समझ गया, बहुत मेहनत की कमाई है तेरी। तू ये बोल कि तेरे को ये सब करने के लिए आदमी लोगों की जरूरत तो पड़ती होगी ना? मैं करूंगा ना तेरी मदद। बता कब से शुरू करें? खैर, अब तक तो मैं अकेले ही देख रही थी। तुझे बहुत मन है तो अभी से आजा धंधे में। 2 शर्तें सुन ले कान खोल कर। पहला, लड़कियां देख के पिघलना नहीं है, और दूसरा, उनके मासूम चेहरे पे फिसलना तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर शुरुआत होती है इन 2 गुनहगारों की अपनी गुनाहों को दोगुना करने की बारी। दोनों साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के धंधे में उतर गए। नाबालिग लड़कियों को अपहरण करना, मजबूर औरतों को कोठों पर धकेलना, जबरदस्ती सेक्स का धंधा करवाना और इनसे मोटा पैसा कमाना दोनों के लिए आम बात हो गई थी। धीरे धीरे दोनों ने अपना गैंग बनाया और अपने गैंग की मदद से बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और नेपाल जैसे कई जगहों से लड़कियां उठाना और उन्हें कोठों पे बेचना शुरू कर दिया। दोनों बड़ी चालाकी से लड़कियों को और उनके परिवार को दिल्ली में नौकरी दिलवाने का चकमा देते और बहला फुसला कर अपने साथ ले आते। दिल्ली आने के बाद कौन सी नौकरी और कौन से वादे। सायरा इन लड़कियों को अपने साथ लाकर उन्हें हार्मोन का इंजेक्शन देती ताकि उन्हें जल्द से जल्द जवान किया जा सके। और बस इतना ही नहीं, इन लड़कियों को हर दिन इनके हैवानियत का शिकार होना पड़ता था जब जब वो घर जाने की जिद में रोती चीखती थी। दोनों मिलकर इनको मारते पीटते और मजबूरन सेक्स के लिए भेजते। इसी तरह से अफाक और सायरा ने करीब 5000 लड़कियों को जिस्म के मंडी में बेच डाला था।
नौकरी की उम्मीद से लाई गई लड़कियां अब सायरा के लिए मुनाफे का मोहरा थीं। हर लड़की पे सायरा कम से कम 1 लाख से 2 लाख का डिमांड करती थी और फिर नई मासूम लड़कियों को अपने शिकंजे में फंसाने के काम पे लग जाती थी। सायरा का पूरा गैंग ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर चुका था। बिजनेस पूरी तरह चल पड़ा था और आफाक के साथ सायरा की आशिकी की गाड़ी भी शादी तक आ पहुंची थी। देख, अपना धंधा तो सही चल रहा है और मुझे तू पसंद भी बहुत है। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अच्छा, तेरा मन नहीं मचलता जवान लड़कियां देख के? मुझसे क्यों करेगा शादी तू? तू होशियार है और मुझे होशियार औरतें ही पसंद आती हैं, वो नहीं कि 2 मिनट में मीठी मीठी बातों में आ जाएं। दोनों ने शादी रचा ली और अपने धंधे को इकट्ठे आगे बढ़ाने लगे। मगर सायरा आखिर कब तक पुलिस के नजरों से बची रहती? साल 2016 में आखिरकार पुलिस ने उसके गैंग मेंबर्स और आफाक को पकड़ लिया। जब इनको पकड़ा गया, फिर इनके कई जमानों से दफन काले धंधे के राज तो सामने आए ही, उसके साथ साथ उनके पास से करीब 9 लाख रुपए और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। इन दोनों ने अपने गुनाहों की मंडी में काले करतूतों को बेचकर कई प्रॉपर्टीज भी खरीदी थीं और उनसे बेतहाशा रुपए कमाए थे। खैर, उनको ये ऐशो आराम की जिंदगी बस इतने ही दिनों तक मिलनी थी। बस एक ही झटके में उनसे ये सब कुछ छीन लिया गया और सलाखों के हवाले कर दिया गया। हालांकि तब तक ना जाने कितनी मासूम लड़कियां इनके हाथों शिकार हो चुकी थीं और उनकी जिंदगी से सपने और उम्मीदें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म की जा चुकी थी। मर जाओ या तो मार दो। महात्मा गांधी का शहर पोरबंदर, जो शांति के लिए काफी बरसों तक जाना जाता रहा, अचानक से उसकी शांति को उधेड़ देने वाली आवाज ने महज उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे कस्बे कुतियाना में जन्म ले लिया था। कहते हैं कि उसके घर की नालियों से पानी नहीं बल्कि खून बहा करता था। और अगर ये कहें कि इस शहर और खौफ की शुरुआत एक बदले के खातिर शुरू हुई, तो इस खौफ के चेहरे के पीछे बरसों पहले छिपे हुए मासूमियत की बात भी सामने आएगी। बात 80s की है, जब एक मिल में काफी मजदूर काम करने आया करते थे। इस मिल का नाम था महाराजा। इसी मिल में बाकी मजदूरों की तरह सरमन मुंजा जडेजा भी मजदूरी का काम किया करते थे। मगर सरमन मुंजा को भी नहीं मालूम था कि हालात कुछ ऐसे होंगे जब उन्हें मेहनत मजदूरी का काम छोड़कर हथियार और हत्या के रास्ते को चुनना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण बना था महाराजा मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच की झड़प, और झड़प इस हद तक पहुंच गई कि मजदूरों ने मिल के मालिक को ही रास्ते से हटाने का सोच लिया। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें किसी लोकल गुंडे की जरूरत थी। उस वक्त देवू वाधिर नाम का गुंडा आस पड़ोस के इलाके में जाना माना बदमाश हुआ करता था। मजदूरों ने बिना वक्त गंवाए देवू को मिल आकर हड़ताल खत्म करने की सुपारी दे दी। मगर देवू को क्या पता था कि साथ ही साथ उसके हत्या की भी प्लानिंग हो रही है। जैसे ही मिल का हड़ताल खत्म हुआ, वैसे ही देवू वाधिर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मगर देवू को किसने मारा? कुछ ही दिनों में सारे मिल के मजदूरों में ये बात लहर की तरह फैल गई कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं में से एक मजदूर सरमन मुंजा ने करवाया है। और अब इस इलाके को एक नया गुंडा मिल गया था। सरमन मुंजा अब एक मजदूर नहीं बल्कि एक डॉन था। कई सालों तक उसने अपना दबदबा बनाए रखा। धीरे धीरे करके वो शराब के काले धंधे में उतर गया, जहाँ पे वो बूटलेगिंग, इल्लीगल लिकर को खरीदने बेचने का काम जमाने लग गया। मगर शायद उसके भी ऐशों के दिन पूरे होने वाले थे।
क्योंकि हर गुंडे के पीछे एक दूसरा गुंडा लाइन में लगा होता है उसे रिप्लेस कर अपनी धाक जमाने के लिए। साल 1986 में पोरबंदर के माफिया कालिया केशव ने सरमन की हत्या करवा दी। सरमन मुंजा खुद तो मारा गया, साथ ही उसने अपने परिवार को गुंडों की धमकी के हवाले छोड़ दिया। सरमन की शादी संतोक बेन से हुई थी। संतोक बेन एक हाउसवाइफ की तरह अपने पति के कारनामों से दूर एक पैरेलल जिंदगी जी रही थी, जहां वो सिर्फ एक आइडियल माँ और आइडियल वाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सरमन मुंजा का गैंग एक तरह से अनाथ हो चुका था बिकॉज द गॉडफादर वॉज मर्डर्ड। उसके मौत के बाद आए दिन संतोक बेन और उसके बच्चों को माफियाओं और लोकल गुंडों की धमकियां मिलने लगी थीं। इन धमकियों को झेलते झेलते संतोक बेन ने ठान लिया, बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं डरूंगी इन लुच्चों की धमकियों से। मैं भी सरमन मुंजा की बीवी हूँ। इससे पहले ये मुझे मारने को आए, मुझे हथियार उठाना होगा। ए मंजू, जाके ऐलान कर दे, आज से इस गैंग की कमान संतोक बेन ने ले ली है। आ जाए अब जिसे आना है हमसे भिड़ने। मैं संतोक बेन जडेजा आज से इस गैंग की सरदार है। फिर शुरुआत हुई पोरबंदर की शांति तहस नहस होने की, और इस बार एक औरत के हाथों। संतोक बेन ने अपने हाथ खून से सबसे पहले अपने पति की कातिलों को मौत के घाट उतार कर सने। उसने अपने गैंग वालों को इकट्ठा किया और अपने पति के खून में शामिल 14 लोगों को मार डाला। एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 14 लोगों की मौत के बाद सारे इलाके में संतोक बेन के दबंगई की चर्चा होने लग गई। सारे इलाके और आस पड़ोस के लोग इस नाम से कांपने लगे थे। अब संतोक बेन गॉड मदर के नाम से जाने जाने लगी थीं। धीरे धीरे लोगों में संतोक बेन मसीहा के तौर पे पहचाने जाने लगी। उन्हें उनके आस पड़ोस के लोगों ने अध्यक्ष चुन लिया और यहाँ से संतोक बेन के कामयाबी और हुक्मरानी के दिन शुरू हो गए। उसका सिक्का रियल एस्टेट से लेकर ट्रांसपोर्ट तक में चलने लगा, और चलता भी क्यों ना, वो पोरबंदर जिले की चुनी गई पहली विधायिका थी। फिरौती हो या मर्डर, तस्करी हो या वसूली, हर काले धंधे में संतोक बेन का अब दबदबा था। मानो जैसे उसके एक इशारे पे सारा पोरबंदर चल रहा था। और चूंकि उसकी पकड़ हर जगह थी, उसे पॉलिटिक्स में आने पे ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। सारे भारी भरकम नेताओं ने भी उसका बिना सवाल जवाब के वेलकम किया। आखिर किसको एक मजबूत पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए था। करीब एक दशक तक, साल 1996 तक इस गॉड मदर का दबदबा बना रहा। मगर इसी साल में दर्ज किए गए कुछ मर्डर्स के मामले में पुलिस ने संतोक बेन को पकड़ लिया और करीब 16 महीने के लिए उसे जेल भेज दिया गया। संतोक बेन की हिम्मत मगर जेल में रहकर ना तो टूटी थी, ना ही उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आई थी। जेल से छूटने के बाद उसने वापस विधायिका के लिए पर्चा डाला, मगर फिर इसे वापस ले लिया। और कुछ दिन संतोक बेन का यूं ही पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव चलता रहा। और साल 2005 में एक बार फिर से संतोक बेन को हिरासत में ले लिया गया। एक बार फिर से उनके ऊपर मर्डर के मुकदमे चले, इस बार बीजेपी के एक मेंबर को मारने के लिए। संतोक बेन के चर्चे मगर ना तो थमे थे ना कम हुए थे। हर बार कुछ ऐसा होता था जो उसे वापस लाइमलाइट में ले आता था। 2007 और 2008 में वो अपने देवर के बहू और बेटे के हत्या के कारण चर्चे में बनी रही। संतोक बेन के ऊपर करीब 9 मुकदमे दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, उसके गैंग में कम से कम 100 से भी ज्यादा बदनाम अपराधी शामिल थे, और इन बदनाम अपराधियों के ऊपर 500 से भी ज्यादा गंभीर केसेस दर्ज थे। इनके हाथों से खून, अपहरण तो आम बात थी। हत्या, रंगदारी, लूट से संतोक बेन को और इनके गैंग्स के सभी मेंबर्स को जाना जाता था। उम्र ज्यादा होने पर संतोक बेन ने अपनी कमान अपने बड़े बेटे के नाम कर दी, मगर आज भी जब पोरबंदर में खौफ और खून खराबे की चर्चा होती है तो नाम इस गॉड मदर का ही आता है, जिस पर एक मशहूर फिल्म भी बनी थी,
और संतोष बेन का किरदार निभाया था शबाना आजमी ने। इस फिल्म का नाम गॉड मदर रखा गया था। अबे जल्दी जल्दी लोड कर, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पता है ना आज 555 अड्डों पे दारू सप्लाई होना है। ऐसे फूल कुमारियों जैसे नाजुक हाथों से कंटेनर उठाया तो 100 दिन यहीं निकल जाएंगे। ए भीष्मा जल्दी कर, नाम ही का भीष्मा है बस। ये थी बेला आंटी और आप हैं साल 1970 के बॉम्बे में। अंडरवर्ल्ड के अड्डों से लेकर मसाला फिल्मों और अवैध कारोबारों से सजा ये शहर किसी माया नगरी से कम नहीं। और इन्हीं में से एक अवैध धंधा था शराब का, और इस शराब के धंधे में बेला आंटी के नाम से मशहूर महिला बेखौफ तरीके से अपने कारोबार को कर रही थी। उसका खौफ और दबंगई कुछ ऐसा था कि मुंबई का सबसे मजबूत डॉन वरदा भाई भी उसके कारोबार में कोई रुकावट नहीं डालता था। बेला आंटी बॉम्बे के झुग्गी झोपड़ियों में इल्लीगल शराब का धंधा कर रही थी। उसके काम में पुलिस वाले तक कोई रुकावट नहीं डालते थे, और अगर कोई किसी तरह की रुकावट डालता था तो उसका मुंह गरम नोटों से दबा दिया जाता था। सिर्फ एक शराब के धंधे से बेला इतनी मशहूर और मजबूत हो गई थी कि बॉम्बे के बड़े बड़े डॉन भी उसके काम के बीच नहीं आते थे, ना ही उससे कोई पंगा लेने की कोशिश करता था। हर दिन शराब की कंटेनर से लदा ट्रक बॉम्बे की रास्तों से गुजरकर अनेकों अड्डों पे जाता था, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी ट्रक को रोक दे। ए, गाड़ी रोको, क्या लेकर जा रहे? चल चेक करवा। अरे दिखा देंगे। ए विक्की, दिखा रहे इसको। बेला आंटी ने भी बोला था जो भी रोके रोक के तमीज से उसकी खिदमत करने का, जबान बिल्कुल नहीं लड़ाने का। पुलिस वाले को रिश्वत देता है? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? दिखाई दी है हिम्मत तो चल बढ़ा ले आगे। बेला आंटी को नमस्ते बोलना मेरी तरफ से। नमस्ते खुद आके अड्डे पे कह दे, इतना ही मन है तुझे तो। खैर तुझे जितना महीने में सरकार की तरफ से पैसा मिलता है वो क्या कहते हैं उसको, सैलरी। ये रही तेरी सैलरी। और काम क्या है तेरा इसके बदले में? मुंह बंद रखना। ये देखिए ताला लगा दिया। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। गांधी जी का 3 बंदर बन गया मैं बिल्कुल। नौटंकी साला। हालांकि ये धौंस और सरकार के नौकरों को अपनी पकड़ में रखना ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था कि अचानक ही बेला आंटी अवैध शराब की क्वीन बन गई। उनका ये धंधा शुरुआती दिन में मुंबई के बस छोटे मोटे इलाकों तक ही लिमिटेड था। धीरे धीरे उनके इस धंधे से इम्प्रेस होके उस वक्त के काफी गैंगस्टर्स और जुर्म में महारत हासिल किए हुए लोग शामिल होने लगे, और बेला आंटी का जैसे जैसे गैंग बढ़ता गया वैसे वैसे उनका धंधा भी बड़ा होता गया। इस बिजनेस के बढ़ते ही बॉम्बे के गली नुक्कड़ में बड़ी आसानी से शराब मिलने लगा। शहर के हर छोटी बड़ी जगहों पे अवैध शराब के अड्डे खुल गए। सारा शहर अवैध शराब के नशे में डूबने लगा था। बेला आंटी को मानो अब कोई नहीं रोक सकता था, ना सरकार, ना पुलिस, ना ही कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन। सारा बॉम्बे शहर मानो उसके इशारे पे कठपुतली की तरह नाच रहा हो। कुछ इलाके जैसे चीना गांव, बेलापुर, उरान और अरोली से लेकर आसपास के कई इलाकों में बेला आंटी का धंधा काफी रफ्तार से बढ़ रहा था। करीब हजारों लीटर शराब कम से कम 700 अड्डों पे भेजे जाने लगे थे। दारू के धंधे के बढ़ते ही जुए का कारोबार भी तेजी पकड़ने लगा था। इन सब की कंट्रोल बेला आंटी खुद करती थी। कुछ भी उसके इशारे के बिन नहीं होता था। उसकी पहुंच करीम लाला और हाजी मस्तान तक थी।
जो मुंबई में उस वक्त का सबसे बड़ा माफिया कहलाया करता था। बेला आंटी जितनी मशहूर थी उतनी ही पुलिस और सरकार के नज़रों में गुमशुदा, क्योंकि वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, किसी को भी उसके सही ठिकाने के बारे में नहीं पता था। मगर उसे ढूंढने के लिए उस वक्त के बचे हुए ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स पूरी कोशिश में लगे थे और उनकी कोशिश दिन पर दिन इस बॉम्बे की लेडी डॉन को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ होती जा रही थी, जैसे जैसे बेला आंटी का धंधा बॉम्बे को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा था। ये पुलिस वाले सुना है कि बेला आंटी नाम की किसी औरत को ढूंढ रहे हैं। कोई तो जाके उन्हें बताए कि बेला ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जो इतनी आसानी से मुझे ढूंढ लें। भारत में जिस तरह से मर्दों ने अपनी धाक अंडरवर्ल्ड से लेकर अवैध धंधों में जमाई थी, उसी तरह से यहाँ की औरतों ने भी इन सभी धंधों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बॉम्बे माया नगरी में ही इसमें से कई मशहूर हुई, जैसे बेबी, रेशमा मेमन, शिल्पा जवेरी और रुबीना सिराज सैयद। बेला आंटी भी इनमें से एक थी। इन द हार्टलैंड ऑफ धारावी, दिस वुमन continued to grow her business fearlessly. धारावी, माटुंगा एंड कोलीवारा में इसका बोलबाला था, और ये तो बस चंद जगहों के नाम हैं जो खबरों में आए थे। बेला आंटी भारत में एक मशहूर लेडी डॉन के नाम से जानी जाती हैं। अगर कुछ मशहूर वुमेन गैंगस्टर का जब नाम लिया जाएगा तो इनका नाम चौथे नंबर पे आएगा, जिसने कई ऑफिसर्स के मुंह अकेले बंद कर रखे थे और ना ही कोई डॉन इसके धंधे में दखलंदाजी करता था। बेला के अवैध शराब की ट्रक्स शायद आज भी बॉम्बे के किसी सड़क पे बेखौफ दौड़ रही होती, क्योंकि उसे ढूंढने में पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं हो सका था। आजकल कुछ भी वायरल करना कितना आसान है, बस वीडियो बनाओ और ट्विटर पर डाल दो। आगे का काम ट्विटर खुद कर लेता है। लेकिन इस वायरल कंटेंट में कितनी सच्चाई होती है, ये कभी सोचा है? हम बगैर मामले की तह तक जाए हुए जो पोस्ट अच्छा लगता है उसे शेयर कर देते हैं, दोस्तों को डीएम कर देते हैं, और बाकी लोगों की तरह हम भी इस वायरल कंटेंट कंजम्पशन की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि अरे वो न्यूज़ तो फेक थी। पर हर बार न्यूज़ फेक ही हो ये ज़रूरी नहीं। आज से लगभग 1 महीने पहले ट्विटर पर दिल्ली के द्वारका के रहने वाले एक एविएशन कपल का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पायलट की यूनिफॉर्म पहने एक औरत को कुछ औरतें और लड़कियां जमकर पीट रही थीं। बुरी तरह से उसके बाल नोच रही थीं, उसे थप्पड़ मार रही थीं। पीछे से उसके पति की आवाज भी आ रही थी। मर जाएगी वो। नहीं, बच्ची मरी नहीं है, बच्ची नहीं मरी। औरत और उसका पति दोनों ही पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन जो लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे वो जरूर अनपढ़ और लोअर क्लास के लग रहे थे। अगर वीडियो को शुरू के 30 सेकंड्स तक देखें तो ऐसा माना जा सकता था कि इस कपल को बिना किसी बात के जबरदस्ती पीटा जा रहा है, उनके ही घर के बाहर उनका शोषण किया जा रहा है। और ये 30 सेकंड हमारे लिए काफ़ी होते हैं किसी भी तरह का जजमेंट बनाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद भी लोगों की सहानुभूति उस पायलट औरत के साथ होती दिख रही थी। शर्म नहीं आती है? खुद उसके जैसा बन नहीं सकते और सड़क पर इस बेचारी की इज्जत उतार रहे हैं। दिस इज हॉरिफिक। जो इसे रिकॉर्ड कर रहा था उसे शर्म नहीं आई, एक औरत की इज्जत बचाने के बजाय और आग में घी डाल रहा है। कुछ इस तरह के कमेंट्स भी वायरल हुए, लेकिन वीडियो के एंड में जो हमने देखा उसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। ये कोई मामूली औरत नहीं थी,
लोगों से पिट रही इस औरत ने काम ही कुछ ऐसे किए थे कि आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा था। पूर्णिमा बगची नाम की इस औरत की तरफ से जब कैमरा हटता है तो सामने एक बच्ची दिखाई देती है, बुरी तरह से चोटिल बच्ची, जख्मों से लिपटी मात्र 10 साल की एक बच्ची ज़ारों कतार रो रही थी। आंखें इतनी ज़्यादा लाल कि खुल भी नहीं पा रही थीं। हाथों में प्रेस से जलने के गहरे घाव, और इस बच्ची का ये हश्र किया था पूर्णिमा बगची ने। 33 साल की पूर्णिमा पेशे से इंडिगो एयरलाइंस की पायलट थीं। वो अपने पति कौशिक और 2.5 साल के बच्चे के साथ द्वारका के बागडोला इलाके में डीडीए फ्लैट्स में रहती थीं। पूर्णिमा के ऊपर जॉब के साथ साथ बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लगभग 1 साल मैटरनिटी लीव पर रहने के बाद साल भर पहले जब उसने जॉब पर वापस जाना शुरू किया तो घर पर उसके पति ने हाउस ड्यूटी संभाल ली। लेकिन ये सेटअप ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। उसका पति कौशिक भी विस्तारा एयरलाइंस के साथ काम करता था। कुछ दिन के लिए उन्होंने एक डे टाइम मेड भी हायर करी, लेकिन उस मेड के भी कुछ फिक्स्ड आवर्स थे। सुबह 10 बजे आना और शाम 5 बजे चले जाना। वो मेड उतनी देर तो बच्चे को संभाल लेती थी, लेकिन उसके बाद का वक्त घर पर किसी न किसी को रुकना पड़ता था। पूर्णिमा और कौशिक अपनी जॉब छोड़कर भी पूरा दिन बच्चे को संभालना नहीं चाहते थे। कई दिनों से वो एक ऐसी मेड की तलाश में थे जो 24/7 उनके घर पर रह सके, घर का काम कर सके, खाना बना सके और खासकर बच्चे की देख रेख कर सके। पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। वो लोग मुंह मांगा पैसा देने को तैयार भी थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह की कोई भी मेड उन्हें मिल नहीं पा रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी प्रेजेंट कुक शीला ने एक आइडिया दिया। दीदी देखो, पैसा चाहे जितना दे दो, यहाँ की औरतें पूरे दिन पूरी रात आपके पास नहीं रुकेंगी। हमारा भी तो अपना बाल बच्चा है, हमें अपना घर भी तो देखना है। तो क्या करूं, तू ही बता। बच्चा पालने के लिए अपनी जॉब छोड़ दूं, घर पर बैठ जाऊं? दीदी साहब तो इतना कमाता है, आपको क्या जरूरत है नौकरी की? मदद नहीं कर सकती तो ज्यादा जुबान भी मत चला। दीदी वो मैं सोच रही थी कि आप किसी बच्ची को तो रख ही सकती हो। हमारी झुग्गी झोपड़ी में ऐसी कई बच्चियां हैं, दिन भर खाली फुदकती फिरती हैं। आप उन्हें रख लो, माँ बाप को पैसे से मतलब होगा बस, और आपके यहाँ रहेंगी तो कुछ अच्छी बातें भी सीख जाएंगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। सुन, तू पता करना अपनी झुग्गी झोपड़ी में। पूर्णिमा को लगा था कि शायद उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल गया है, लेकिन अगले दिन शीला एक बुरी खबर के साथ आई। शीला के इलाके में कोई भी अपनी लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं था। ये सब भूखा मर जाएगा लेकिन बच्चे से काम नहीं कराएगा। पर शीला के पास कुछ और भी आइडियाज थे। दिल्ली में रहने वाली लोअर क्लास फैमिलीज तो अपने बच्चों से काम करवाने को तैयार नहीं थी, लेकिन बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली शीला के गांव में ऐसे कई परिवार थे जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बद से बदतर थी। बिहार के इन छोटे छोटे कस्बों में रह रहे गरीब परिवारों के पास ना ही कोई काम का जरिया था और ना ही बच्चों का पेट पालने का कोई तरीका। शीला ने बताया कि उसके गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वहां तो कोई भी अपने बच्चे को आसानी से दिल्ली कमाने के लिए भेज देगा। दीदी मेरी भतीजी है, मुश्किल से 10 साल की है, लेकिन काम उसे सारा आता है। आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। मेरा भाई थोड़ा गरीब है और अपनी बच्ची को घर से इतनी दूर भेजेगा तो थोड़ा देख लेना दीदी, पैसे के साथ साथ राशन पानी की भी मदद कर देना बेचारे की। हाँ, उसकी चिंता मत करो, बस तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाओ और उसे लेकर वापस आओ। टिकट्स हम करा देंगे। हफ्ते भर के अंदर ही शीला अपनी 10 साल की भतीजी रूही के साथ वापस दिल्ली लौटी। रूही को सीधा पूर्णिमा के घर ही लाया गया। उस दिन पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो स्वयं लक्ष्मण सीता को वनवास से घर लेकर आ रहे हों। रूही भी अपने इस नए घर में आकर काफी खुश थी। अब तक जिस रूही को एक वक्त का खाना नसीब होना मुश्किल होता था,
आज उसके स्वागत में पूरा दस्तरखान बिछा हुआ था। सोने के लिए जमीन पर एक गद्दा भी मिला और 2-3 नई फ्रॉक्स। रूही ने भी आते ही पूर्णिमा के बेटे को गले से लगा लिया, मानो उसका ही छोटा भाई हो। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रूही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी। महज 10 साल की रूही दिन भर बच्चे को खिलाती, सुबह कौशिक और पूर्णिमा का नाश्ता तैयार करती और जिस दिन चाय में चीनी कम हो उस दिन इस मासूम बच्ची को बातें भी सुननी पड़ती। पूर्णिमा ने उसे ऑर्डर्स दिए कि सुबह उनके उठने से पहले पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। महज एक कमरे में 5 लोगों के साथ रहने वाली रूही के लिए शुरू में इतने बड़े घर की अकेले सफाई करना थोड़ा मुश्किल हुआ। रात में टेंशन से नींद ना आए कि सुबह अगर उठने में लेट हुआ तो डांट पड़ेगी, सफाई ठीक से नहीं की तो मार भी पड़ेगी। आंखों में हजारों सपने लिए दिल्ली आई रूही के लिए ये घर अब किसी नाइटमेयर से कम नहीं बन चुका था। फोन पर खुल के घर वालों से बात भी नहीं कर पाती थी। 1-2 बार अपनी शीला आंटी से घर जाने की जिद भी करी, लेकिन उन्होंने बहला फुसला के बात टाल दी। दिन पर दिन पूर्णिमा बागची का कहर रूही की तरफ बढ़ता जा रहा था। छोटी सी छोटी गलती के लिए रूही को थप्पड़ मारे जाते, बाल नोचे जाते। जो पूर्णिमा अब तक औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बातें कर रही थी, आज उसी पूर्णिमा ने बेसिक मोरल्स के साथ साथ एक नाबालिग से काम करवाने के कानून की भी सीमाएं तोड़ दी थी। पूर्णिमा के लिए इस पराई बच्ची से ज्यादा उसके घर का काम जरूरी था। वो अपना मतलब पूरा करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती थी। कई बार रूही के साथ उसके इस बिहेवियर को लेकर उसके पति कौशिक ने भी उसे टोका, लेकिन पूर्णिमा को लगता था कि पैसे देकर उसने रूही को पूरी तरह से खरीद लिया है। हद तो तब पार हो गई जब एक दिन प्रेस करते करते गलती से रूही से एक कपड़ा जल गया। पूर्णिमा ने इस गलती की रूही को ऐसी सजा दी जिसके निशान अब शायद जिंदगी भर रूही के साथ रहेंगे। उसने उसी गरम प्रेस से रूही के दोनों हाथ जला दिए और तब तक प्रेस को उसके हाथ से चिपकाए रखा जब तक रूही की स्किन पूरी तरह से बाहर नहीं आ गई। तब घर में रूही को बचाने वाला कोई नहीं था। वो रोती रही और बस घर जाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इस मासूम बच्ची के आंसुओं का पूर्णिमा पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन जब शीला आई तो उसने रूही से उसके हाथ जलने की वजह पूछी, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती पूर्णिमा ने खुद ही आके जवाब दे दिया। कितना मना करा इसको कि प्रेस से दूर रहा करे, लेकिन नहीं, दीदी मैं प्रेस कर लूंगी और देखो कितनी बुरी तरह हाथ जला लिया। शीला को पूर्णिमा की बातों पर यकीन नहीं था। उसे रूही की आंखों में पूर्णिमा का खौफ साफ दिखाई देने लगा और फिर शीला ने उनके घर पर नजर रखना शुरू किया। ठीक 2 दिन बाद ही 19 जुलाई को शीला ने खिड़की से जो देखा उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। रोटी बना रही रूही से जले हुए हाथों से ठीक से रोटी नहीं बन पा रही थी। इस पर गुस्साई पूर्णिमा ने बेलन से रूही को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसकी आंखों से खून निकलने लगा, सर तक फट गया। लेकिन इस बार रूही अकेली नहीं थी। शीला ने बगैर किसी देरी के पुलिस स्टेशन फोन मिलाकर पूर्णिमा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई और इससे पहले पुलिस आती शीला घसीटकर पूर्णिमा को घर से बाहर रोड पर लेकर आ गई। शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और रूही की आप बीती सबको बताई। बस फिर क्या था, गुस्साए लोगों ने पूर्णिमा बख्शी पर हमला कर दिया। रूही के साथ उसने जो दरिंदगी की उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस बार बाजी भी पलट चुकी थी। पिटने वाली पूर्णिमा और बचाने वाला कोई नहीं। इस हादसे के बाद द्वारका पुलिस ने पूर्णिमा को जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया और फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी पूर्णिमा को जॉब से सस्पेंड कर दिया और रूही को भी एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। पैसे और पावर के नशे में चूर पूर्णिमा के लिए ये शायद बहुत बड़ा सबक था। पैसा सब कुछ खरीद सकता है,
लेकिन पैसे के बदले किसी मासूम का यूं शोषण करना, ये तो हमें कहीं नहीं सिखाया गया। तो फिर क्यों हमारी सोसाइटी आज भी क्लास और कास्ट के नाम पर इस तरह से मासूम और गरीब जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है? आपको पता है कि भारत में 6th सेंचुरी से बलि चढ़ाने की रिचुअल चली आ रही है? आज से हजारों साल पहले ये बलि देवी देवताओं को खुश करने के लिए चढ़ाई जाती थी। किसी काम में दिक्कत आ रही होती थी तो लोग किसी जानवर की बलि चढ़ा देते थे। ऐसा माना जाता था कि वो जानवर उनकी परेशानियां अपने पर ले लेगा और इंसान को अपनी समस्याओं का हल खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, शायद लोगों की सोच में भी तब्दीली आई और एनिमल सैक्रिफाइस की इस प्रथा ने भी बैक सीट ले ली। पर जैसे जैसे सदियां बीती, इंसान के अंदर का गुस्सा, क्रूरता और बढ़ती चली गई। And there came a time when people started sacrificing humans to please various gods. Can you imagine? अपने भगवान को खुश करने के लिए उसी की बनाई हुई सबसे अहम चीज को लोगों ने मारना शुरू कर दिया। पर ये तो सदियों पुरानी बात थी। अगर 21st सेंचुरी में भी कोई आपको बताए कि किसी ने मुर्दे में जान डालने के लिए एक इंसान की बलि चढ़ाई, तो क्या आप यकीन करेंगे? किसी हॉरर स्टोरी की कहानी लगती है ना ये, पर ये सच है। दिल्ली की एक 25 साल की लड़की एक ऐसे ही वाकये को अंजाम देने वाली थी, लेकिन इससे पहले किसी की जान जाती उसको पकड़ लिया गया। बात पिछले साल अक्टूबर की है। दिल्ली के मुबारकपुर इलाके की रहने वाली श्वेता के पिता की मौत एक लंबी बीमारी के चलते हो जाती है। वैसे तो उनके डॉक्टर्स ने कुछ महीने पहले ही श्वेता के पिता को जवाब दे दिया था, लेकिन बचपन से ही अपने पिता से सबसे ज्यादा अटैच्ड रही श्वेता के लिए ये बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उसके पिता इस दुनिया में अब सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। श्वेता के पिता लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में थे। उनके अलावा उसके पास फैमिली कहने के लिए और कोई नहीं था। ना ही कोई भाई, बहन और माँ भी कुछ सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी। अक्टूबर 2022 की रात उसके पिता ने दम तोड़ दिया। श्वेता के लिए खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह घर पर आसपास के लोग और रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अब बस अंतिम संस्कार के लिए श्वेता को खुद को तैयार करना था। वो रात से ही अपने पिता की परछाई से भी अलग नहीं हुई थी। उसे लग रहा था ये सब एक बुरे सपने के जैसा है। उसके पापा थोड़ी ही देर में नींद से उठेंगे और उसका नाम पुकारेंगे। श्वेता की ये हालत देख उसकी मासी ने एक पंडित जी को बुलाया और उनसे श्वेता को समझाने को कहा। बेटा, आज नहीं तो कल हम सबको जाना है। हमें अभी तेरे पापा को ले जाने दे। क्या पता कल वो किसी और रूप में तेरे सामने आ जाएं? क्या मतलब है आपका? मेरे पापा वापस आ सकते हैं? देख, जो इस धरती पर आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। लेकिन ये सृष्टि भी बड़ी अनोखी चीज है। इस सृष्टि को अगर लगता है कि मनुष्य का कोई काम अधूरा रह गया है, तो वो उसे दोबारा यहां भेजती है, किसी भी रूप में। तेरी ये हालत देख मुझे भी लगता है कि तेरे पिता का कोई ना कोई काम अधूरा जरूर रह गया होगा। और क्या पता भगवान को भी ऐसा ही लगता हो। तू चाहे तो उन्हें वापस लाने के कुछ तरीकों की कोशिश जरूर कर सकती है। मुझे क्या करना होगा? एक मनुष्य के बदले ही मनुष्य वापस आ सकता है। मतलब तुझे एक आदमी की बलि चढ़ानी होगी। जिस दिन तुझे वो इंसान मिल जाए, उसे लेकर सीधा पीछे वाले आर्य समाज मंदिर में आ जाना।
मैं तुझे वहीं मिलूंगा। दुख और दर्द के सागर में डूबी हुई श्वेता ने बगैर कुछ सोचे समझे इस काम के लिए मंजूरी दे दी। उस दिन उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार इस उम्मीद से किया कि जल्द ही वो उन्हें वापस पा सकेगी। और बस फिर क्या था, अगले ही दिन से श्वेता निकल गई एक ऐसे इंसान की तलाश में जिसकी वो बलि चढ़ा सके। कोई भी आदमी ऐसे ही तो खुद की कुर्बानी देने के लिए राजी नहीं हो जाता। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो बगैर किसी जबरदस्ती के, बिना किसी दिक्कत के उसके लिए अपनी जान गंवा दे। और एक छोटे से बच्चे से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता था। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उसने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था खुद की पहचान को रिवील ना करना। किसी भी बच्चे को किडनैप करने के लिए सबसे जरूरी था उसका या उसके परिवार का भरोसा जीतना। बच्चा ढूंढने के लिए उसने सफदरजंग हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कुछ दिन परखने के बाद फाइनली श्वेता ने एक दिन एक औरत जो मात्र 6 दिन के अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में थी, उससे बात करना शुरू कर दिया। श्वेता ने खुद को एक NGO वर्कर बताया, एक ऐसा NGO जहां छोटे बच्चों और नई माओं को बच्चा पालने से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 2-3 बार उस औरत को हॉस्पिटल में मिलने के बाद उसने उसका एड्रेस भी पता करवा लिया और कुछ दिन बाद फील्ड विजिट के नाम पर उसके घर पर जाना भी शुरू कर दिया। श्वेता ने उस औरत का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए बच्चे और माँ की देखरेख से जुड़ी कई जरूरी बातें उसे बताई और फिर एक दिन उसने उस बच्चे को बाहर टहलाने ले जाने की बात करी। दीदी, लेकिन ये अभी तो बहुत छोटा है, अभी क्यों इसे बाहर ले जाना है? या ऐसा करती हूँ कि मैं भी चलती हूँ साथ में, कहीं रोने लगा तो? अभी से आदत नहीं डालेंगी दूसरों के पास जाने की तो कुछ महीनों बाद ये आपकी गोद नहीं छोड़ेगा। और कितने दिन से बेचारा घर पर ही है। बच्चों को जरूरत होती है बाहरी हवा पहचानने की, लोगों को देखने की। अच्छा, एक काम करिए, मेरी भांजी ऋतु अंदर है, आप उसको साथ में लेकर जाइए। क्यों, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं आपके बच्चे को खो थोड़ी दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो रोता है तो ऋतु की गोद में चुप हो जाता है। ऋतु, तू चली जाना इन दीदी के साथ। श्वेता ऋतु और उस बच्चे को अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले आती है। ऋतु के कई बार मना करने के बाद भी वो लॉन्ग ड्राइव बोलकर जबरदस्ती उसे अपनी कार में भी बैठा देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार में रखी कोल्ड ड्रिंक ऋतु को ऑफर करती है और कोल्ड ड्रिंक पीते ही चंद मिनटों में ऋतु बेहोश हो जाती है। श्वेता बहुत चालाकी से गाड़ी गाजियाबाद तक लेकर आती है और वहां पहुंचकर ऋतु को गाड़ी से बाहर फेंक देती है और आर्य समाज मंदिर की तरफ अपना रुख मोड़ लेती है। लेकिन गाजियाबाद से वापस मुबारकपुर के आर्य समाज मंदिर आने में उसे कम से कम 1-1.5 घंटा लगता। बच्चे की किडनैपिंग से लेकर पुलिस के डर से घबराई श्वेता इस बीच ऋतु से उसका फोन लेना भूल गई थी और उधर कुछ देर बाद ऋतु होश में आ जाती है। ऋतु ने सीधा फोन करके अपनी मासी को सारी जानकारी दी और पुलिस तुरंत ही श्वेता की तलाश में जुट गई। जिस एरिया में श्वेता ने गाड़ी पार्क की थी, पुलिस ने उस एरिया के CCTV फुटेज खंगालना शुरू किए और कुछ ही देर में पुलिस ने श्वेता का गाड़ी नंबर पता कर लिया। पूरे दिल्ली में इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन आग की तरह फैला दी गई और करीब शाम 4 बजे पुलिस के पास फोन आता है कि गाड़ी आर्य समाज मंदिर के पास है। इससे पहले श्वेता अपने मरे हुए पिता को वापस लाने की उम्मीद में उस बच्चे की जान लेती, पुलिस ने वहां पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लिया और बच्चे को सही सलामत श्वेता से लेकर उसकी मां तक पहुंचाया। पकड़े जाने पर श्वेता ने अपने सारे जुर्म खुद कबूले। उसका अभी भी मानना था कि अगर वो बच्चे की बलि चढ़ा देती या यूं कहें कि उस बच्चे की जान ले लेती तो उसके पिता का दोबारा जन्म हो सकता था। अंधविश्वास के नशे में चूर श्वेता के जैसे कई लोग आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। ऐसे लोग किसी को भी इस अंधविश्वास का शिकार बना सकते हैं। तो अगली बार किसी की भी बातों पर यकीन करने से पहले
2 बार सोचिएगा जरूर, ताकि आप भी इस भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं।